नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बड़ा उतावला हो रहा हूँ, दिल में बहुत सारी बातें हैं। मैं नए साल के आगाज़ के अंदर आप लोगों से बाकायदा तौर पर ना आपको मुबारक दे सका, ना आप लोगों से मुबारक ले सका। अब नए साल का आगाज़ ही ऐसा हुआ कि हैरानगी सी हुई। जो बातें मैंने की थी, मैं तो डॉक्टर क़यामत की तरह क्लिपें नहीं दिखा सकता, मैंने किस दिन क्या कहा, किस दिन क्यों कहा, किस दिन क्या नहीं कहा और किस दिन क्या किस वजह से कहा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2 जनवरी को मैंने ये बात की थी कि वीडियो सबकी है और है हमारे पास, और हमारा काम अगर ठीक से करते रहोगे तो वीडियो सामने नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन हमारा इशारा समझे, मेरी अपनी ज़ात का क्या लेना देना, इशारा समझे आप, जिस दिन हमारा काम ठीक से नहीं करोगे उस दिन वीडियो मंजरा आम पे आ जाएगी। खैर, काम इन्होंने कर दिया है, अच्छे बच्चे हैं ये। अब हम सोचेंगे इस बारे में कि वीडियो गायब ही कर दें। अच्छा, मैं जब मजाकिया तौर पर यह बात किया करता था, मैं संजीदा था, अंदाज मजाकिया था, मैं कहता था कि ये टिकटॉक, पबजी लवर, बर्गर पप्पू, ट्विटर फेसबुक वाले बच्चे जो हैं ये मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे। मैंने कहा था नहीं बात, आप लोग मुझे बुरा भला कहते थे कि ये मजाक करता है। ये देखो, दर हकीकत मुझे जो है ना, मैंने इनकी नब्ज पकड़ी। मैं अब बगैर मैं अब आपको बिल्कुल संजीदा बात बताऊंगा अंदर की। इस वक्त सिंध के 2 सूबाई वजीर मेरे बचपन के दोस्त, सही से बता, मेरी उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल वाकफियत रखता हूं। एक मेरे क्लास फेलो हैं, एक वैसे जिसे आप कहते हैं यार बेली हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझे यह भी कहा कि जी आप पीटीआई पे तनकीद करते हैं, लेकिन हमने आपको उनकी निजी महफिलों में देखा है, आप उनके एमएनएज एमपीएज के दोस्त हैं, आप उनके सेनेटर्स के साथ आपकी बातचीत है वगैरह वगैरह, और आप उन पे खुल के तनकीद करते हैं और खाना उनके साथ जाके खाते हैं। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इस हिसाब से तो फिर जो वीडियोस मंजरे आम पे आई हैं उसमें सिर्फ खाना तो नहीं खाया जा रहा ना, उसमें तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो इससे साबित कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं इस माशरे की, इस मुल्क के सियासतदानों को मैंने इतनी करीब से देखा है, इस मुल्क की रूलिंग क्लास को मैंने बिल्कुल ऐसे करीब से देखा है। मैं यकीन करो इनकी हरकतों से वाकिफ हूं। ये जो कुछ आपको पता लग रहा है ना, ये इससे भी आगे की फिल्म है। ये साथ खाते हैं, साथ पीते हैं पानी या जायज मशरूब, और साथ ही इनकी दोस्तियां होती हैं और यारियां होती हैं, और एक ही जगह के ऊपर बैठते हैं, वहां से निकलते हैं, टीवी पे आते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद एक ही साथ गाड़ी में बैठते हैं और यहां से चले जाते हैं। ये सब आंखों का धोखा, एक ड्रामा, एक जिसे आप कह सकते हैं आई वॉश है। ये सब अंदर से मिले हुए हैं। तहरीक इंसाफ हो, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, इनका एक ही एजेंडा है, सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, कुछ नहीं। वो जंगल का कानून, आज अली नासिर की शक्ल नहीं अच्छी लगी, एक चपेड़ मुझे भी पड़ जाएगी। भाई कल लुकमान को तो पड़ गई चपेड़, और समी इब्राहिम साहब को भी चपेड़ पड़ गई। आप थप्पड़ बोलते हैं ना, हम तो चिपेड़ बोलते हैं। तो अब जिसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, जिसकी बात अच्छी नहीं लगी, उसको चपेड़ रसी। ये बदमाशी के दौर भी खत्म हो जाता। मैंने इसी सूबे के वजीर आला के मुंह के ऊपर चप्पल पड़ते हुए भी देखा है। ये वही वजीर आला था जो बड़ी बड़ी बातें करता था। सही कह रहा हूं ना सर, बुरा ना मानिएगा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन चप्पल आपको पड़ी थी, और प्रोग्राम भी आप देखते हैं। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। बात यह, हमने बात करनी मईशत पे, मईशत की जाने बातें। बात यह है कि 2020 को रिकवरी का साल कहा जा रहा है। तो भाई इसी शोबे के फिर एक माहिर को हमने आज मदऊ किया है, जनाब जुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI। सर वेलकम करता हूं आपको शो। शुक्रिया। जुबैर तुफैल साहब, इससे कतई नज़र के जो गुफ्तगू मैंने की, मैं आपको उस पर तज्जिया करने से मना नहीं करूँगा, लेकिन अब जो नई बात चली है वो ये है कि 2020 पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये भी कहा है कि CN ट्रेवल वालों, CNN नहीं, CN ट्रेवल कोई वेबसाइट है, उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन तफरीही और सयाहती मुकाम है, नंबर वन। मैंने एक भी गोरा नहीं देखा, जी, एक भी गोरी नहीं देखी। मैं वही हूं सर, मैंने बचपन के अंदर, यकीन करें, यहाँ हवारी टावर के अंदर गोरियां भी देखी, और सड़कों पे भी गोरियां गोरे चलते हुए देखे, लेकिन अभी मैंने नहीं देखे। लेकिन ये कह रहे हैं कि नंबर 1 से आती है। उसके अलावा ये कहते हैं जनाब ये इकोनॉमिक रिवाइवल का साल है। आप क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा कि जो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया अल्लाह करे ऐसा ही हो, और 2020 जो है सर्वाइवल का और ग्रोथ का साल हो, ग्रोथ का साल का है उन्होंने। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि जो गुज़िश्ता साल था वो काफ़ी सख्त था मुल्क के लिए, अवाम के लिए, मईशत के लिए, सब के लिए सख्त साल था। तो अगर आज वज़ीर आज़म साहब ये नवीद दे रहे हैं कि 2020 जो है वो ग्रोथ का साल होगा, तो हम भी दुआ गो हैं कि ऐसा ही हो। ऐसा होने से जो है मुल्क में बेहतरी आने के इम्कानात हैं। और लेकिन बाज़ अगर हक़ाइक़ में देखें ना, तो हक़ाइक़ इस तरह से नज़र नहीं आ रहे। फवाद चौधरी साहब कोई सफाई, मेरा मतलब कोई बात करने के लिए टेलीविजन पर आए हैं, तो जरा उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने फाजिल मेहमान जनाब ज़ुबैर तुफैल साहब से पूछ रहा था कि जनाबे वाला ये 2020 के बारे में कह रहे हैं कि ये ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल है। उसकी वजह यह है कि अनदेखी चीज़ के मुतल्लिक कोई कुछ भी कह सकता है, मेरा ऐसा ख्याल है ज़ुबैर तुफैल साहब। अब बात यह थी कि 2018 में गवर्नमेंट आई, इन्होंने तासुर तब से दिया हुआ है कि 2020 हमारा रिकवरी का साल होगा, क्योंकि 2 साल तो कम से कम हमें लगेंगे स्टेबलाइज होने में। अब वेदर वी लाइक इट और वी डोंट, पीटीआई वाले को भूल गए होंगे, घड़ी भी एक चीज होती है, वक्त भी गुजरता है। द फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। 2 साल होने वाले हैं सर, जनवरी आ गया, लेट्स से मतलब 2 बजट जब हो जाएंगे सर, मेरे नजदीक 2 साल हो गए, 2 साल हो जाएंगे, सही है। तो दूसरा बजट भी अप्रैल मई के अंदर इन लोगों को मई में अनाउंस कर देना चाहिए। बिल्कुल। सो दैट मीन्स इफ दे आर एक्सपेक्टिंग दिस रिवाइवल, तो कहां है मेगा प्रोजेक्ट, कहां है इंडस्ट्रियलाइजेशन, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग? पिछली दफा आप बता रहे थे कि वो तो डिक्लाइन के अंदर है, तो फिर कैसे इकोनॉमिक रिवाइवल? देखिए, इकोनॉमिक रिवाइवल की जो आप बात कर रहे हैं ना, नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, उसकी कुछ वजूहत हैं। इंडस्ट्री लगने के लिए जो है, एक तो बेसिक गवर्नमेंट की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, नंबर 1। नंबर 2 होता है कि इंटरेस्ट रेट। अब जब आपने इंटरेस्ट रेट 6.5 से 13.25% पॉलिसी रेट कर दिया है, और जब बैंक से आप बोरो करने जाएं 1-2% और ज्यादा लेता है, तो 15% में कोई इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती। कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा जिस तरह से जो मामलात हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनको कोई गवर्नमेंट फर्दर फैसिलिटेट करे, तो वो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो तो चलेंगी, लेकिन नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। इसके लिए रजा बाकर साहब जो मर्जी कहें, वो पाकिस्तान में अभी आए हैं, उनको पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है। हम पाकिस्तान में जो है आज जितनी भी ज़िंदगी है, पैदाइश से लेके आज तक यहीं पे रहे हैं, यहाँ के बुरे वक्त भी देखे, अच्छे वक्त भी देखे। तो पाकिस्तान में ये डबल डिजिट जो इंटरेस्ट रेट है, इससे कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, नहीं चलेगी। ये इंडस्ट्री इंटरेस्ट रेट को दोबारा सिंगल डिजिट में जाना होगा, नहीं जाना होगा तो ठीक है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ना रिवाइवल होगा, ना एक इंडस्ट्री लगेगी, ना जॉब क्रिएशन होगी, कुछ भी नहीं होगा। और हुकूमत को ये सारी बातें मालूम है कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, ऐसा नहीं है, हुकूमत को मालूम है। वज़ीर आज़म साहब भी इससे बिल्कुल आगाह हैं, और वो चाहते हैं कि रोजगार पैदा हो। ये नहीं कि नहीं, वो गवर्नमेंट चाहती है रोजगार पैदा हो, लेकिन रोजगार पैदा करने के कोई तरीके होते हैं, उसके कोई एनवायरनमेंट होती है। एनवायरनमेंट ये है, जनाब इंडस्ट्री लग रही है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग इंडस्ट्री चल रही है, आपका कोई भी सेक्टर जो है बिल्डिंग इंडस्ट्री का भी नहीं इतना चल रहा ना, जब तक आप हाउसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। हुकूमत के पास बहुत सारे तरीके हैं, अगर वो चाहें तो हाउसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकती है। एक स्टेप तो राइट डायरेक्शन में लिया आपने, काफी अरसे मैंने देखा खुद, आप बहुत काविश कोशिश करते रहे कि ये जो एहतसाब का अमल इन्होंने शुरू किया हुआ था, उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करके बिजनेस और इंडस्ट्री की ग्रोथ को इफेक्ट किया जा रहा था। आपने बड़ी काविश कोशिश की, मैंने देखा हर प्लेटफॉर्म पे आप गए, तो उसका तो नतीजा आया है ना, कुछ नतीजा तो आया है। देखिए, मैं आप सर्च करूं, नैब ने जो है कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया। नैब ने बहरहाल वो हिस्ट्री बन गया उसको। मैं ये बात कहूंगा कि मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने वज़ीर आज़म साहब को 5-6 दफा कहा कि बिजनेसमैन को नैब से निकालें। ये जो भी टैक्स लॉज होते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज,
ये सब FBR लॉज के तहत आते हैं। तो FBR का काम है उसको कलेक्ट करना, ना कि नैब का काम है। बहरहाल नैब ने जितना वो कर सकते थे उन्होंने बिजनेसमैन को तंग किया, उसमें से अक्सर केसेस जो थे सब खत्म हो गए और अब जो है उन्होंने इसको बिल्कुल अलहदा कर दिया कि बिजनेसमैन को जो है ये जो भी नैब लॉज चेंज किए गए हैं उसमें बिजनेसमैन को उसके एम्बिट से बाहर निकाला गया है। ये एक अच्छा कदम है, इससे बिजनेसमैन का एतमाद काफ़ी हद तक बहाल होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी ये तो एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट जो है वो वही इंटरेस्ट रेट का है। इंटरेस्ट रेट को अगर आज स्टेट बैंक इस पे सोचना काम करना शुरू करे, वो ये कि नेक्स्ट पॉलिसी रेट जब आए 100 बेसिस पॉइंट कम करे, उसके बाद फिर आए फिर 100 बेसिस पॉइंट करे, ये करते करते ये 13% जो है इसको लाएं सिंगल डिजिट में, ये होगा 6-8 महीने में। लेकिन देखें ना, इसके साथ पैरेलल इकदामात शरह महंगाई के हैं जो ब्रेक के दौरान भी हम बात कर रहे थे। अब उसमें देखें ना, एक बड़ा मसला है। मसला ये है कि आपके लिए तवानाई की कीमत बढ़ा दी, आपके लिए बढ़ा दी, हमारे लिए भी बढ़ा दी, ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, एनर्जी की हर चीज की कॉस्ट, बिजली की कीमत ऊपर गई, यूनिट गैस की भी गई, पेट्रोलियम मसनूआत की भी कीमतें ऊपर गई। तो वो तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर दी ना सर। और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इजाफा इतना ज्यादा नहीं है, मुझे नहीं पता, मे भी आपकी नजर से गुजरा हो, मेरे नजदीक इतना ज्यादा इजाफा नहीं है कि होशरबा इजाफा कर दिया जाए कीमतों के अंदर, ऐसा मेरा ख्याल है। देखिए, वक्ती तौर पे तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, क्रूड ऑयल की, जब से ईरान और अमेरिका का जो भी, लेकिन ये तो स्पाइक है ना सर, हॉस्टिलिटीज शुरू हुई हैं, हाँ, जी। तो ये वक्ती तौर पे बढ़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ चंद दिनों में इसमें हालात में बेहतरी आ जानी चाहिए। लेकिन हमने तो जब नए साल का आगाज किया तो मेरा ख्याल है 2-3 रुपए लीटर जो है पेट्रोल की भी कीमत बढ़ाई, गैस की भी बढ़ाई, तो हर जगह से तो हमने खुद ही महंगाई की है। फिर आप देखें कि जैसे खाने पीने की चीजें हैं, आटा इतना महंगा हो रहा है, इंतहा हो गई है। मैं गुज़िश्ता 2 दिन लाहौर और दूसरे शहरों में था पंजाब में, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ सिंध में आटा इतना महंगा है, पंजाब में नहीं है। वहाँ पर बकौल किसी फ्लोर मिल वाले ने मुझे बताया कि वो अभी भी 41 रुपए किलो बेच रहे हैं, और मुझे ये पता चला है कि सिंध में ये 51 रुपए किलो है, महंगा। 51 रुपए किलो का मतलब 20% महंगा। लोगों ने बड़ा चीखो पुकार की इस सिलसिले में। 20% महंगा है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए आंखें खोले, लोगों का कुछ ख्याल करे, फ्लोर मिलों को देखे कि भाई ये किस तरह से इतना महंगा बेच रहे हैं। और ये आटा तो हमारा स्टेपल फूड है, जो आदमी है रोटी खाता है, मजदूर भी रोटी खाता है, दोपहर को भी, रात को भी, और उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह वो टीवी में ही बता रहे थे कि तंदूर वाला कह रहे जी मेरा गैस का बिल 3 महीने में डबल हो गया। देखो, तो ये सारी चीजें हैं। अगर हुकूमत तो इससे बड़ा मल्टीप्लाई करके तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का लोड पड़ रहा है सर। आपके ख्याल से कितनी होगी इन्फ्लेशन? ये देखिए, रियल हुकूमत 12-13% कहती है, लेकिन जो मुझे दूसरे इंडिपेंडेंट जराए से पता चलता है वो बात करते हैं 17-18% की। तो ये बेइंतहा महंगाई है, ये बेइंतहा महंगाई है। प्लस उनका कुछ सैलरी तो बढ़ी नहीं किसी आदमी की, मिनिमम अर्नर जो है वो 17-18 हज़ार रुपए ले रहा है, वो कहाँ से जिंदा रहेगा मुझे नहीं पता। देखिए, अगर हुकूमत ने ये चीज़ों को एड्रेस नहीं किया तो फिर ये अवाम अपना रास्ता खुद ही इख्तियार करेंगे। किसी भी आप हुकूमत क्या करेगी? लाठी चलाएगी या किस इदारे को लाएगी? क्या करेगी? जो भी कुछ करेगी, पब्लिक को रोकना जो है बड़े बड़े मुल्कों में मुश्किल हो जाता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए, हमारी बहुत ही ज्यादा कोई नरम मिजाज कौम है, यकीन करें जी। इनको फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा सर। महंगाई तो अभी भी बहुत है, लोग आपसे शिकायत करते होंगे। मैंने अगले दिन मिसाल दी, यकीन करें, मैंने लोगों की आंखों में ऐसी हसरत देखी, यकीन करो लोग खाना नहीं खा पा रहे सर। होटलों पे चलें, यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, निवाला डबल करके थोड़ा सा सालन लगा के लोग खाते हैं, तरकारी नहीं होती। मैंने टीवी में देखा है, आजकल बास प्रोग्राम शाम को आते हैं बास चैनल्स पे, तो लोगों का इंटरव्यू करते हैं। आपको बड़ी मायूसी होगी देख के कि लोग किस हाल में हैं। कोई कहता है दवाई नहीं ले रहा, कोई कहता है मुश्किल से खाना खा रहा है, कोई कहता है मैंने बच्चे को स्कूल से उठा लिया है। तो यार ये मतलब ये मौजूदा हुकूमत जिसका दावा था कि ये तालीम भी देगी, इलाज भी देगी, ठीक है, उन्होंने सेहत कार्ड जो है एक अच्छी एफर्ट की, काम अच्छे करने की कोशिश की है, लेकिन आप देखें, मेरी एक बात सुने, लोग बोलते हैं नीयत ठीक है। ये नीयत तो चलो, मैंने शुरू में तो कहता है ना नीयत ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर नीयत तो दिल का हाल है, दिल का हाल किसको पता है? दिल का हाल तो सिर्फ मेरे रब को पता है, और तो किसी को पता नहीं है। ऐसे ही कहते रहते हैं नीयत साफ है, मुझे नहीं पता किसी की नीयत। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इमरान खान वजीर आज़म की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपसे गर्ज करूं, जाहिरी तौर पर जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है,
उनका दिल भी साफ है और वो चाहते हैं कि लोगों की भलाई हो। फिर क्यों नहीं हो रहा काम? लेकिन आगे इकोनॉमिक टीम जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही। इकोनॉमिक टीम चपेड़े मार रहे हैं, हम लोगों को चपेड़े मार रहे हैं। हमें चपेड़े मारने से यार गरीब का पेट भरेगा? अच्छा फिर ये करो कि मैं अपना एक गाल आगे कर देता हूं, मुझे चपेड़ मारो। गरीब को अगर खाना मिलता है ना तो आप आके मुझे चपेड़ मारो। जिस दावत में चाहे मुझे चपेड़ मारो, गरीबों को खाना मिल जाए। यार मुझे समझ में नहीं आता, अगर हमें चपेड़ मारने से खाना मिलेगा तो ठीक है, हमें मारो, मारो, ठुड्डे भी मारो। देखिए मैं तो चाहूंगा हुकूमत जो है ना, हुकूमत को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स से, बिजनेसमैन से, इवन अपोजिशन से सबसे बैठ के बात करे। ये जो भी इकोनॉमिक इश्यूज मसाइल हैं ये कोई एक आदमी हल नहीं कर रहे हैं। एक आदमी कर रहे हैं, मजबूरन करना पड़ रहा है जी। एक आदमी इकोनॉमिक इश्यूज हल नहीं कर सकता, एक पार्टी नहीं कर सकती। इनको चाहिए कि बैठें, अपोजिशन को भी साथ बिठाएं, बजाय ऐसे कि अपोजिशन को ये करेंगे वो करेंगे, बंद कर देंगे। बंद करने से कुछ नहीं होगा। बैठ के मसाइल का हल तलाश किया जाए। देखें जब तक आप मसाइल हल नहीं करेंगे और पब्लिक की मुश्किलात कम नहीं करेंगे तो कोई भी पार्टी, सियासी पार्टी वो हुकूमत नहीं कर सकेगी। अगर उसने हुकूमत करनी है तो उसकी सारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि यार मैं पब्लिक को कैसे रिलीफ दूं। सर खान साहब की आपने, वजीर आजम इमरान खान साहब की आपने तकारीर सुनी होगी जी। दो जुज तो इससे एसोसिएटेड होते हैं जो आपने बात की और हमने गुफ्तगू में ले लिया। कारोबार, सनत, तिजारत को फरोग, जनाब हमारे मुल्क के अंदर एहतसाब का अमल, और तीसरी वो टूरिज्म के मुतालिक बात करते हैं, यानी कि सियाहत। आगाज में मैंने आपसे बात की थी। बात यह कि सर मुझे इत्तेफाक हुआ, कराची शहर हो या लाहौर शहर हो या इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, पीपल आर थर्स्टी फॉर एंटरटेनमेंट। राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर अब फिर आप महीने में नहीं गिनता, लेकिन चलो दूसरा साल इनका शुरू हो चुका है, ख़त्म होने वाला होगा। लेकिन बात यह है कि क्या सेहत के मुतालिक काम हुआ? मैगजीन में आर्टिकल छप जाना काफ़ी है? आप मुझे सच सच बताएं। मैं तो अभी हॉक्स वे गया था, सड़क इतनी टूटी हुई थी, यकीन करें पिछली कमर की दर्द निकल गई और नई जगह चुक निकल आई। अब आपको टीवी पे बता भी नहीं सकते कि कहां कहां जगह चुक निकल आई, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं बात। सर क्या फायदा? आप मुझे बताएं फायदा क्या? कुछ काम नहीं हुआ। देखिए पब्लिक जो है ना, पब्लिक चाहती है, बीच तक पे नहीं जा सकते सर इस पब्लिक चाहती है कि एंटरटेनमेंट की जगह हो, लेकिन है नहीं। ये अफसोस की बात है। रहा आपने जो कहा कि पाकिस्तान के बारे में, इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाती हैं और हमारे जैसा कोई बनता भी नहीं। बेवकूफ नहीं, बेवकूफ मुल्कों को भी बेवकूफ बनाते हैं। बोलते हैं आप क्या चाहते हैं? बोले यार हमारा लिख दो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह। लिख दिया उन्होंने, कह दिया पाकिस्तान टूरिज्म में दुनिया की बेस्ट, और तमाम गुजरा उसकी तारीफ करने में लगे। देखो यार खुदा का वास्ता है, सच बोलो। सच मैं ये मानता हूँ। देखिए मैंने दुनिया में 50 से ज्यादा मुल्क देखे और पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और तमाम चीजें। Someone who has seen so many countries is saying this। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आएंगे। हमारा काम हो चुका है, वीडियो आए नहीं आए हमें अब उसकी कोई परवाह नहीं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। चलो भाई, जहां इतनी सख्त बातें हो गई वहां हम भी थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार कर लेते हैं। जैसे वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है ना कि जो हमारे दोस्त हैं जो काफ़ी अरसे से परेशान थे, अब उनकी परेशानी दूर हो जाए। ऐसे ना हो कि वो भी आगे, आप समझ तो गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बात यह कि सबके साथ चलना चाहिए। मैंने भी सोसाइटी मूव करने का तरीका सीख लिया है। तो अब भाई मैंने बड़ी सख्त सख्त बातें की, आपने बड़ी सख्त सख्त बातें की, तो कुछ इन्होंने भला भी किया होगा। तो जो भला किया है उसकी इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि क्या भला किया है और क्या बुरा किया, वो तो हमने बता दिया। भलाई में मौजूदा हुकूमत की जो एक ख़ास बात है वो सेहत कार्ड है। लेकिन सेहत कार्ड जो उन्होंने दिया तकरीबन 7 लाख रुपए के, उस पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये आपको मानना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। ऑफ कोर्स उन्होंने शुरू केपी के प्रोविंस से किया, फिर पंजाब में आए और सिंध का मुझे नहीं पता। तो ये एक अच्छी बात है और मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि इसको ना और एक्सपेंड करें। और 8 लाख लोग इन्होंने आइडेंटिफाई किए जो इनके वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। ये भी एक अच्छी चीज। देखिए उनको जो गलत इस्तेमाल करते थे उनको उसमें से निकाला है, ये अच्छा, उनको निकाला जाए।
उसके बाद जो हकीकत कह रहे हैं उनके पास गाड़ियां थी, उनके पास प्रॉपर्टीज थी, ऐसी फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही हैं उनको मेडिकल कार्ड दिए, हेल्थ कार्ड दिया जाए, और उसमें सिंध को भी देखा जाए। ये नहीं कि आपकी हुकूमत पंजाब में है और KPK में है तो आप वहीं पे करेंगे, नहीं, सिंध में भी जो रहते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, इनको भी यहाँ पे भी हेल्थ कार्ड बांटे। आप डायरेक्ट नहीं बांट सकते तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल के बांटें, लेकिन जो भी बेनिफिट्स हैं वो तमाम लोगों को यकसा तकसीम किए जाएं जहाँ जहाँ पॉसिबल है। आप बड़े शहरों को छोड़ दें, ठीक है, कराची को छोड़ दीजिए या और लाहौर शहर है उसको छोड़ दें, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे शहर हैं ना वहाँ पे लोगों। अच्छा, आपके तवज्जो से एक और गुजारिश कर देते हैं। एक इनका प्रोग्राम इन्होंने हाउसिंग के हिसाब से बनाया है। हाँ जी, तो मैं ये कहता हूं कि उसको मटीरियलाइज करना इतने बड़े स्केल पे थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा क्यों ना हो कि HBFC या इस तरह का कोई और इदारा उसको मुतहरिक करके जरा लोगों को छत उनकी मिले, इसलिए कोई फाइनेंसिंग का कोई आसान तरीका, इस बारे में कोई राय? मेरी राय ये है कि एक लो कॉस्ट हाउसिंग होनी चाहिए। इसमें स्टेट बैंक के थ्रू ये इसमें सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वहां पे एलोकेट करें, और स्टेट बैंक जो है वो पैसे जो हैं लो कॉस्ट हाउसिंग में HBFC या इवन कमर्शियल बैंक के थ्रू बिल्कुल लो कॉस्ट हाउसेज को जो है बनाने के लिए पैसे दे। और वहाँ पे गवर्नमेंट को इब्तिदा ये करनी होगी कि गवर्नमेंट ज़मीन दे बिल्डर्स को। गवर्नमेंट की बहुत ज़मीनें पड़ी हैं, कराची से थोड़ा सा बाहर चले जाएं, महंगी ज़मीन ना लें, कराची में इतनी है, कराची में इतनी है, तो वो ज़मीनें जो हैं बिल्डर्स को दें। बिल्डर्स के पास एक ज़मीन आ गई, उसके बाद वो उसको कम कीमत पे बनाए और बना के दे। उसमें फिर मैकेनिज्म भी ऐसी देखनी होगी कि जो जिस कम आमदनी वाले को दे रहे हैं वो उसको ऐसी आसान किस्तें हों कि वो आइंदा 20 साल में उसको अदा कर सके। अच्छा, पीर बाबा को दे दें। पीर बाबा अपना काम अच्छा कर रहे हैं, देखें जी, पीर बाबा की काम की क्वालिटी अच्छी है, वो शहर से बाहर जाकर काम करते हैं, रेगिस्तान में भी पानी निकाल देते हैं, ये उनकी फाइल भी चला देते हैं, चाहे पहिए लगाएं बगैर पहिए के चलाएं। तो बुरा है क्या वो? बुरा आदमी तो नहीं है, आप लोग सब बुरा आदमी कहते हैं। देखें, अभी तक उन्होंने जो बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सब अमीर लोगों के लिए बनाए हैं। बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट जहां बैरिया टाउन इधर जिस शहर में बनाए वो ज्यादा जायद आमदनी वालों के लिए। अब या तो ये कि उनकी कंपनी जो है वो ये सोचे कि कम आमदनी वाला जो लोग हैं उनके लिए कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, उनको अगर वो करते हैं, आते हैं, आए। इसी तरह लाहौर में भी बाज और कंपनीज हैं, पैसा है उनके पास, बना सकते हैं। देखिए, बिल्डर्स के पास पैसा है बहुत। हुकूमत में जब आप कहते हैं कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए घर बनाना है तो पहला से बात यह है कि हुकूमत उसको जमीन दे। अच्छा, एक और आपके तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करूं। जी, देखिए, आप अभी इंडस्ट्री लगने के बारे में आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि नई सनतें कैसे लगें, क्यों लगें। जी, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बनाई गई है, एक डिफेंस इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया जाए जो कि फौज के जेर इंतजाम हो और वो फर्स्ट क्लास अंदाज से उसे लेकर चले, ताकि ये जो शिकायत हैं, जैसे हम अभी बैठे कुरंगी अच्छी जगह है, अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसी तर्ज के ऊपर अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी बन जाए तो उसमें अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सड़कों का अभी भी आप देखते हैं निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, चीज़ें ठीक हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन आप इस मुतालिक देखिए, आपने जो बात कही ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नहीं करते? आप फौज को कहाँ कहाँ भेजेंगे? फौज का काम है पहले तो सबसे पहले सरहदों का, कि सरहदों की हिफाजत करें। उसके बाद इंटरनल पीस है, इंटरनल पीस वो भी उन्होंने आपको कायम करके दे दिया, और हर जो भी चीज़ मुमकिन है तो एक उनकी भी एक लिमिट है काम करने की ना। उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, बॉर्डर्स पे भी कुर्बानियाँ दी। पाक अफगान बॉर्डर पे अगर फेंसिंग कर रहे थे तो भी मुखालिफ लोग वहाँ से उनको फायरिंग करके हमारे सोल्जर्स को शहीद किया, ऑफिसर्स को शहीद किया। उन्होंने बेइंतहा काम किए। फिर कैसे करें अपग्रेडेशन? आपके सामने इंडस्ट्रियल एरिया का हाल है, आप देखें क्या करें फिर? ये काम है सिविल गवर्नमेंट्स का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है, नहीं कर रही। उस पर प्रेशर डाला जाए, उनको आप मीडिया पे ही जो है इतना हाईलाइट करें कि हुकूमत मजबूर हो जाए करने के लिए। ऐसा है कि जैसे कराची में भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, पोर्ट कासिम है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आइंदा, लेकिन उठा ही नहीं ना। देखिए, उठने की बात है, आप लोग यहाँ पे उठने से कहते हैं कि जहाँ प्लॉट तेजी से बिके। पहले तो बहुत बिकते, प्लॉट नहीं बिकने चाहिए। अच्छा, सनत लगनी चाहिए, सनत वहाँ लग सकती है।
वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, कोशिश कर रहे हैं। आइडियल लोकेशन है, मैं आपको बताऊं। आइडियल लोकेशन है। थोड़ी बहुत पोर्ट कासिम में ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत ज्यादा है, फाइलें बहुत ज्यादा है। एक आम काम को भी जो है उसमें बहुत वक्त जाया करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसका बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट तो किया था, बोर्ड भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया, नए चेयरमैन साहब भी आए हैं, एडमिरल साहब आए हैं, तो मैं समझता हूँ वो शाह साहब जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सनतें डेवलप करना ये प्राइवेट सेक्टर का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको डेवलप करें। देखिए, रोजगार हुकूमत नहीं दे सकती, अब टोटली दुनिया में मॉडल चेंज हो गया, और खासतौर पे पाकिस्तान में हुकूमत ना मरकजी ना सूबाई हुकूमत कोई रोजगार नहीं दे सकती, ये प्राइवेट सेक्टर ही रोजगार देगा। आप इसको सनतें लगाने दें, उनको जो है जगह मुहैया करें, ये लोग सनतें लगाएंगे, और उसके बाद सनत को चलाने के लिए इंटरेस्ट रेट का कम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर, निजकारी के अमल पे भी एक आध मिनट बात कर लें। निजकारी का अमल है या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के बोर्ड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें, नए सीईओ ले आए। भी आप लोग अपनी सनतें चलाते हैं मुनाफा बख्श, किसी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को ही कोई स्ट्रेटेजिक स्टेक की जो परसेंटेज है उसको कम कर दें, किसी तरह एसओईस चल पड़े। मेरा ऐसा ख्याल है इस तरह से हो सकता है। आपको हुकूमत को सब पता है कि कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप्स हैं जो कामयाब हैं। आप उनके टैक्स रिकॉर्ड देख रहे हैं, यार ये आदमी करोड़ों रुपए अरबों रुपए टैक्स दे रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं में से लोगों को चुने और चुन के उनको स्टेट एंटरप्राइज उनके हवाले सीईओ करें, सीईओ बना दें कि जी आप इसको जो है रिवाइव करके दें। उनको 2 साल 3 साल के लिए कर लेंगे। हाँ, कर सकते हैं उसमें जो है ना, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट हैं, मैंने देखा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जो कर सकते हैं। हुकूमत की चाहिए उनको चुने, और वो लोग आसानी से आएंगे नहीं। अगर आप कहेंगे कि आज चल रही है, वो पागल है, जाके अपने हाथ धंधे करें। चक्कर में जाऊं, ये जहाँ पे कल नैब के केस बने। नैब, खैर देखिए, जहाँ तक नैब का ताल्लुक है ना, वो तो बिजनेसमैन से उसको अलग कर दिया, अब नहीं होगा ये, अब नहीं होगा। लेकिन ये एक सही खौफ था। फिर भी आपको बिजनेसमैन उस वक्त तक नहीं आएगा, आप बड़ी उसको जाके खुशामद करें, उसको प्यार से लेकर आए और सब कुछ करें, इज्जत दे, तो वो आ जाएगा, आपके इदारे चला सकता है। अभी ऑलरेडी हमारे कुछ बिजनेसमैन हैं जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइजर बने हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो वो उनसे मैं तवक्को करता हूं कि वो लोग जो हैं आइंदा 6 महीने में अपना तो करते हैं ना, अपना नहीं, दूसरे का रिवाइव नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, हुकूमत देखिए अपना तो माशाल्लाह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि बाज प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं अपने बिजनेस तो बहुत कामयाबी से चला रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज में चेंज ला सकते हैं कि लोग सनतें लगाएंगे। आई रन आउट ऑफ टाइम। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मजीद आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू होती। आगे आने वाले दिनों के अंदर जुबैर आपको दोबारा से दावत देंगे ताकि इस मौजू को कवर कर सके। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।